हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, ये बाल विकास की जो सीरीज है, इसमें आज ये पार्ट 2 होने वाला है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास की संकल्पना, सिद्धांत, आयाम एवं प्रभावित करने वाले कारकों से जो डी ट्रिपल एस बी की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। तो टॉप 14 प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने लिए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसियां हैं वो भी आ गई हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो उन सभी के लिए दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम डी ट्रिपल एस बी, पी आर टी, सी टेट, के वी एस, एन वी एस, उन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों ये वीडियो, ये क्लास दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एक एक प्रश्न। तो वीडियो को अच्छे से देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है कि किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा है। पहला कथन है कि शारीरिक विकास की विशेषताएं सामाजिक को प्रभावित करती पाई जाती हैं। दूसरा कथन है पतला रहने और आकर्षण दिखने की प्रेरणा किशोर लड़कियों की प्रमुख चिंता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संबंध में। तो देखिए, किशोर अवस्था में जो है शरीर बहुत तेज बदलता है। हाइट हुई, वजन हुआ, चेहरे पर बदलाव, इन बदलावों का असर जो है सीधे सीधे उनके समाज में व्यवहार पर पड़ता है। तो यहाँ पे पहला कथन आपका सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे दूसरे कथन की, तो दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि जो खासकर लड़कियां हैं, आकर्षित दिखने के लिए, लड़कियों में आकर्षित दिखने के लिए और पतला रहने का दबाव ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। एक एक प्रश्न आपका दोस्तों डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की पूर्व परीक्षाओं से लिया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, एक एक प्रश्न आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी विशेष घटना है, सॉरी, यहाँ पे किसी विशेष घटना, चाहे तार्किक या कारण संबंध हो या नहीं, को मानसिक रूप से जोड़ने की पूर्व संचालनात्मक प्रवृत्ति जो है बच्चे की प्रवृत्ति कहलाती है। ये संवानात्मक नहीं है, पूर्व संचालात्मक है। ये संचालनात्मक बच्चे की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जीववाद, दोहरा प्रतिनिधित्व, स्थगित अनुकरण या पारक्रमण। यहाँ पे बताना है राइट आंसर। जरा सोचिएगा क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसी विशेष घटना, चाहे तार्किक या कारण संबंध हो या नहीं, को मानसिक रूप से जोड़ने की पूर्व संचालनात्मक बच्चे की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हम बात करें जो है, जब छोटे बच्चे जो होते हैं ऐसी दो घटनाओं को भी जोड़ देते हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि मैंने भगवान को याद किया कि पापा आ जाएं, तो पापा आ गए। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि बच्चे ने खिलौना गिराया तो हवा चलने लगी, तो उसको लगा कि मैंने खिलौना गिराया तो इसलिए हवा चलने लगी। आपने देखा होगा गांव वगैरह में अपने जो गीदड़ वगैरह जब रोते हैं तो कहते हैं कि बच्चों से कहते हैं कि चप्पलों को उल्टी कर दो, जो आपकी चप्पल है उसको उल्टी कर दो, ये बंद हो जाएंगे रोने। तो ये क्या है सब? तो बच्चा समझता है कि मेरे चप्पल उल्टी करने से या खिलौना गिराने से जो है हवा चलने लगी। तो इसी आदत को क्या कहते हैं? पारक्रमण कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस डिडक्शन बोलते हैं पारक्रमण। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात करें जीववाद की, तो ये निर्जीव को जीवित मानना है। जीववाद जो है निर्जीव को जीवित मानना है। स्थगित अनुकरण क्या है? थोड़ी देर के बाद नकल करना। और दोहरा प्रतिनिधित्व, ये एक चीज को दो रूप में पहचानना है। ठीक है, तो ये तीनों गलत तरह से घटनाएं जोड़ने से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पारक्रमण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों डेली यहाँ पे दोस्तों सीडीपी की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हों या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, उनके लिए दोस्तों हम अपने चैनल पर तैयारी कराते हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिए, एक एक प्रश्न पूर्व परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आक्रमण नहीं है। ये आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आक्रमण नहीं है। ऑप्शन ए है लक्ष्य प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला आक्रमण व्यवहार। ऑप्शन बी है प्रकट आक्रमण। ऑप्शन सी है संबंध परक आक्रमण। ऑप्शन डी है नैमित्तिक आक्रमण। तो यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक आक्रमण है, आपसे पूछा है कौन सा मनोवैज्ञानिक आक्रमण है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चे जो है किसी को मारते पीटते नहीं है, लेकिन पीछे से उसकी दोस्ती तोड़वा देते हैं कहकर, ठीक है, कि ये तुझको ऐसा कह रहा था। कि मारते पीटते नहीं है, वो क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना चुगली करना, जिसको कहते हैं बच्चे चुगली कर देते हैं कि अरे ये तुझको ऐसे बोल रहा था, तो वो क्या दोस्ती तोड़वा देते हैं, उसे ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं, बदनाम करवा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है रिलेशनल, संबंध परक या मनोवैज्ञानिक आक्रमण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होता है, रिलेशनल या मनोवैज्ञानिक आक्रमण इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नैमित्तिक की बात करें, नैमित्तिक आक्रमण एक्सीडेंटली, गलती से होता है। धोखा देना या सीधा मारना, ठीक है, फिजिकल एग्रेशन या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया आक्रमण भी है। ये जो क्या है, ये मानसिक चोट वाली जो है कैटेगरी में नहीं आते हैं। मानसिक चोट वाली कैटेगरी में संबंध परक आक्रमण आता है, जो दिमाग से चोट करता है। ठीक है, बच्चों को चुगली लग करा के जो है दोस्ती तोड़वा देते हैं, ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं, बदनाम कर देते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक आक्रमण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न को अच्छे से दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बाल विकास शिक्षा शास्त्र कहता ही आपसे ये कि जब तक आप प्रश्न नहीं समझोगे अच्छे से तो आंसर नहीं कर पाओगे। चलिए, और इस तरीके के प्रश्न दोस्तों अब एग्जाम में देखने को मिले हैं कि कथन वहां पे देते हैं और पूछता है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हूबहू। चलिए इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा है, सही है पूछा है। पहला कथन है कि बुद्धि के विकास में आधुनिक शिक्षा मानव अस्तित्व के संपूर्ण प्रक्रिया को समझे बिना अधिक से अधिक सिद्धांत और तथ्य प्रस्तुत करती है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आज की जो शिक्षा है वो बहुत सारे तथ्य बता देती है, लेकिन जीवन को समझना नहीं सिखाती, इसलिए पहला कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, और दूसरा कथन क्या है कि अज्ञान स्वयं के तरीकों के ज्ञान की कमी है, और इस अज्ञान को सतही गतिविधियों से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, 100% सही है कि अज्ञान का मतलब है कि हम अपने तरीकों से कैसे सीखते हैं यह न जानना, इसलिए दूसरा कथन भी क्या है आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, इसी में यहाँ पे ऑप्शन बी में है फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है और अक्सर कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। चलिए पढ़िएगा अच्छे से कि गर्भ गर्भ की समय अवधि क्या है, निकटतम उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है 0 से 8 सप्ताह। ऑप्शन बी है जन्म तक 9 सप्ताह। ऑप्शन सी है 12 से 24 सप्ताह। और ऑप्शन डी है 1 से 2 सप्ताह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गर्भ की समय अवधि क्या है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो जन्म तक 9 सप्ताह, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि जन्म तक 9 सप्ताह वाली जो एज होती है उसको, उसमें जो है फिट्स कहते हैं, बच्चे को क्या कहते हैं, फिट्स कहते हैं जो है। ठीक है, फिट्स कहते हैं। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि 9 सप्ताह के बाद जो है बच्चा फिट्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से किस में समावेशी शिक्षा शामिल है। यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए है एईपी। ऑप्शन बी है
ट्रिपल बीपी, ऑप्शन सी है एसएसए और ऑप्शन डी है आईईडीसी। तो यहाँ पे आपको बताना है समावेशी शिक्षा शामिल है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, अक्सर यहाँ पे बच्चे गलतियां करेंगे। देखिए समझिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि पहले जो इसका आंसर था वो था आईईडीसी, लेकिन अब इसको क्या है, इसको मिला लिया गया है एसएसए में, सर्व शिक्षा अभियान में। ठीक है, एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान में। और ये आईईडीसी क्या है, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। अब इसको क्या कर लिया गया है, 1997 के बाद इसको एसएसए सर्व शिक्षा अभियान में मिला लिया गया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एसएसए, समावेशी शिक्षा शामिल है एसएसए से। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान से। समावेशी शिक्षा की यदि हम बात करें, क्या कहलाती है समावेशी शिक्षा, जहां सभी बच्चे चाहे कमजोर हों, विकलांग हो, दिव्यांग हो, एक ही स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ें। ठीक है, एक ही स्कूल में पढ़ें, उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब ये शामिल कर लिया है एसएससी में, सर्व शिक्षा अभियान में इसको शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है देखिए, DSSB PRT 2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने स्व नियमन के लिए निजी भाषण की बात की है। ठीक है, देखिए एक एक प्रश्न पूछा गया है, आपके प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि किस मनोवैज्ञानिक ने स्व नियमन जो है निजी भाषण की बात की है, प्राइवेट स्पीच की यहाँ पे बात की है। ठीक है, ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग, ऑप्शन डी है रूसो। तो यहाँ पे आपको बताना है किसने बात की है। देखिए बात करें यहाँ पे, जब बच्चा खुद से बातें करता है, पहले यह है फिर वह, ठीक है, तो यह उसे सीखने में मदद करता है। और इसको जो है वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच इसको कहा है, प्राइवेट स्पीच इसको कहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाइगोत्स्की हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की। कोहलबर्ग यहाँ पे बात करें तो ये नैतिक विकास से संबंधित है, रूसो प्राकृतिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे को तो सभी जानते हैं, संज्ञानात्मक क्रिएटिव विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से। चलिए इमिटेशन से अगला प्रश्न है, वृत्ति रूपता। देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता, इमिटेशन का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। पहला युग्म क्या है, देखिए अदृश्य प्रतिरूपता, मतलब क्या कहलाती है कि शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह। तो इसको अदृश्य प्रतिरूपता बोलते हैं, बिल्कुल सही यहाँ पे सुमिलित है। ये एक्चुअली अदृश्य प्रतिरूपता की परिभाषा ये है कि शरीर के वे हिस्से का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह, इसको बोलते हैं अदृश्य प्रतिरूपता। ठीक है, और दूसरा क्या है, दृश्यमान प्रतिरूपता क्या है, कि शरीर के उन हिस्सों से नकल जो बच्चा देख सकता है, जैसे कि पैर और हाथ। तो ये दोनों यहाँ पे सही सुमेलित हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कैसी लग रही है दोस्तों क्लास अब तक आपको, तो लाइक करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं डेली क्लासेस के लिए दोस्तों, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और आपके लिए दोस्तों ऐसे ही रेगुलर आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहेंगी, और फिर यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा करंट अफेयर की क्लासेस भी आपके लिए प्रोवाइड करूँ। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपका DSSB PRT 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। क्या है प्रश्न, कि प्री ऑपरेशनल थॉट के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है। ठीक है, सिंबॉलिक फंक्शन, प्रतीकात्मक कार्य क्या है प्री ऑपरेशनल थॉट के संदर्भ में। पहला कथन है, प्रतीकों
को या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता। सेकंड है प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं, प्रतीक जो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा चित्र शब्द खिलौने को प्रतीक की तरह प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या कही गई है कि प्रतीकों को या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता, और प्रतीक बच्चों को जो है, प्रतीक जो होते हैं बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने, उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पे कथन सही हैं। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, तो ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ेंगे अच्छे से, कि शिशु विकास के बैली स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। अ, कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है शिशु विकास के बैली स्केल के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए पहला युग्म क्या है कि 3 महीने का जो बच्चा होता है पीछे से मुड़ता है, और 9 महीने का बच्चा खुद को खड़े होने की स्थिति में उठाता है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड, जिसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जब 3 महीने में जो है बच्चा पीछे से मुड़ना जो है शुरू करता है, और 9 महीने में बच्चा खुद को उठाकर खड़े होने की कोशिश यहाँ पे करता है। तो ये दोनों बात यहाँ पे बिल्कुल सही सुमिलित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, बिल्कुल जरूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक करके दोस्तों। आप, मैं देख रहा हूँ आप दोस्तों इतना सपोर्ट नहीं करते, वीडियो को ज़्यादा देखते नहीं हैं, शुरू में ही एक दो प्रश्न देख के आप भाग जाते हैं, वीडियो को छोड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यदि आप सीरियस हैं एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिलने वाला है, और ऐसे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करें जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है शैशवावस्थाओं, शैशवावस्था की अवस्थाओं से। क्या है कि शैशवावस्था जो है इसका आपको टाइम बताना है, शैशवावस्था का टाइम कितने से कितने वर्ष तक का माना जाता है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मुझे। मैं उत्तेजना को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गति से सही रूप से सुमिलित है। पहला क्या है, अनियमित नींद जो होती है, मांसपेशियां मरोड़ती हैं लेकिन कोई बड़ी हलचल नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, चेतावनी निष्क्रियता, शांत गति, चारों ओर देखते हुए सिर अंगों को हिला सकता है। चेतावनी निष्क्रियता, शांत गति, चारों ओर देखते हुए सिर अंगों को हिला सकता है। तो यहाँ पे कौन सा, केवल फर्स्ट यहाँ पे सुमिलित है, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सुमिलित हैं, न फर्स्ट न सेकंड, या केवल डी, सॉरी केवल दूसरा सही सुमिलित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही यहाँ पे सुमिलित है। देखिए अनियमित नींद की यदि हम बात करें, ठीक है, किसकी, देखिए अनियमित यदि हम नींद की बात करें, तो नींद में जो है छोटे छोटे झटके आते हैं अनियमित नींद में, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें चेतावनी निष्क्रियता में, जो है बच्चा शांत होकर इधर उधर देखता है। तो ये दोनों ही विवरण यहाँ पे, दोनों ही जो है कथन जो है सही सुमेलित हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है जन्म से पहले श्रवण कार्यक्रम होता है। ठीक है, श्रवण मतलब सुनना। और दूसरा कथन है जन्म के समय दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्रिय होती है। तो यहाँ पे देखिए बात करें कथनों की, देखिए बच्चा जो है गर्भ में ही सुनना शुरू कर देता है। तो पहला कथन बिल्कुल यहाँ पे ठीक है कि जन्म से पहले श्रवण सुनने का कार्यक्रम हो जाता है, मतलब सुनना शुरू कर देता है बच्चा गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही। आपने देखा होगा जो अभिमन्यु का जो है, जो अर्जुन का जो बेटा अभिमन्यु होता है, वो जो अर्जुन बताता है उसको युद्ध में,
वो कहते हैं ना, उसको जो घेर लेते हैं कि उसमें वो सीख पाता है, आधा सीखता है, मतलब जो क्या है, मेरे याद नहीं आ रहा उसको, चक्रव्यूह। अच्छा, चक्रव्यूह को भेदना वो वहां पे सीख जाता है। ठीक है, उसमें से निकलना नहीं सीखता एक्चुअली उसको। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा संवाद है यहाँ पे। तो वो एक तरीके से उदाहरण की बच्चा गर्भ में ही सुनना शुरू कर देता है। ठीक है, जब अर्जुन उसको बताता है, उसको, अपनी पत्नी को। ठीक है, तो वहां पे जो अभिमन्यु होता है वो माँ के गर्भ में ही सीखता है उस चीज को। तो यहाँ पे बिल्कुल कथन ठीक है। और बात करें, जन्म के समय दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्रिय होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि देखने की क्षमता जो है सबसे कम विकसित होती है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल यहाँ पे राइट हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, घबराएं नहीं। और हमारे साथ दोस्तों तैयारी करते रहें। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और दोस्तों डेली प्रैक्टिस के लिए हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, अगली प्रश्न है, रूसो के नैतिक विकास से। क्या है, देखिए प्रश्न, कि जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल, देखिए पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है कि एमिल जो है किसकी पुस्तक है, रूसो की। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं प्रश्न, कि जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में नैतिक विकास की त्रिचरणीय योजना को जोड़ा। ठीक है, त्रिचरणीय योजना को जोड़ा, और इन चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला क्या है कि शैशवावस्था और बचपन में शिष्य पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए। दूसरा है बचपन और यौवन के बीच शिष्य पर उपयोगिता का शासन होना चाहिए। तो विकल्प क्या है, न फर्स्ट सही न सेकंड सही, और फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट, और ऑप्शन डी है केवल सेकंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दो कथन आपके सामने हैं। ठीक है, तो जो छोटे बच्चों को जरूरत आधारित अनुशासन चाहिए, क्या जरूरी है क्या नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। शैशवावस्था और बचपन में जो शिक्षक पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है। बात करें दूसरे कथन की, कि बचपन और यौवन के बीच जो है शिष्य पर उपयोगिता का शासन होना चाहिए, कि क्या काम का है क्या नहीं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। दोनों ही बिल्कुल कथन सही हैं। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए, अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न, 14 प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, कि खेलने से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मदद कैसे मिलती है। पहला कथन है, खेलना कई चीजें सीखने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, खेलने से जो है कई चीजें सीखने के अवसर प्रदान होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। नियम सीखता है, टीम वर्क सीखता है, नए अनुभव सीखता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। खेल स्मृति को विकसित करने और विकल्पों का विश्लेषण करने, तर्क करने और सोचने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल, खेल से उसकी याददाश्त, तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। तो दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल जो है कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आज के टॉप प्रश्न, टॉप 14 प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी ही डेली क्लासेस के लिए दोस्तों चैनल के बेल आइकन को भी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।